Hello everyone, my name is Simrit and I am going to teach you science. Today students will be starting a new chapter of your syllabus, that is your chapter number 14, water. When I say water students, a lot of things comes into my mind. Water is the basic human necessity. Not only human, it is the basic organism's necessity, basic environment necessity, it is necessity for everybody, every organism. Alright students, जब मैं पानी वाटर का नाम लेती हूँ तो कितनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं. एक दिन भी ऐसा होता है जब हम पानी नहीं पीते. हम छोड़िए कोई प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल आप उनको काफ़ी टाइम तक पानी नहीं दोगे तो वो ड्राई हो जाते हैं, मर जाते हैं ना वो, ठीक है. इसके अलावा बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो किस पे डिपेंड करती हैं, वाटर पे डिपेंड करती हैं. सो वाटर एक बेसिक चीज़ है जो हमें डेली लाइफ के अंदर चाहिए होता है, हमें ही नहीं हर एक को चाहिए होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो हम डेली बेसिस पे नहाते हैं, हमारे यूटेंसिल्स को साफ़ करते हैं, वी वॉश आवर क्लोथ्स, वी यूज़ इट फॉर वेजिटेबल्स पीलिंग एंड ऑल दैट स्टफ. We use that for making food, students. We use that to grow the crops, right students? So we have to use water in each and every activity that we do in our daily life, right students? Have a look. Apart from drinking, there are so many activities for which we use water, like cooking, bathing and washing. अब आप इस पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, कोई नहाने के लिए वाटर का यूज़ कर रहा है, कोई निकाल रहा है पानी अपने घर के यूज़ के लिए, कोई कपड़े धोने के लिए पानी का यूज़ कर रहा है, ठीक है. सो वाटर हम सब यूज़ करते हैं हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ हाउ मच वाटर डू वी यूज़. अब हम इतना पानी, कितना पानी यूज़ करते हैं, एक पर्सन कितना पानी यूज़ करता है, दो पर्सन कितना पानी यूज़ करते हैं, एक फैमिली कितना पानी यूज़ करती है एक दिन में, एक महीने में, एक साल में. तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटी करनी है. सो स्टूडेंट्स हैव अ लुक इन दिस एक्टिविटी 1. लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे. आप पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं वाटर की हेल्प से, उसको लिखो आप एक पेपर पे, ठीक है. नाउ सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन द टेबल. आपको अब एक टेबल दिखाते हैं, ये एक वो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बैथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर वे यू कैन यूज़ योर वाटर. Total water used in a day by a family. Amount of water used. ओके आप नहाने में कितना पानी यूज़ कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग वाटर में कितना पानी यूज़ कर रहे हो, आप कपड़े धोने में कितना पानी यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग अबाउट 30 liters ऑफ वाटर फॉर योर बैथिंग, so write it here 30 liters. If you are drinking 3 liters of water in a day, then write it here 3 liter. Okay, so you have to mention the water, okay, amount of water that we are using in a day. So this is the total water used in a day by a family. Okay, आपकी पूरी फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज़ करती है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो. और अगर आपको स्टूडेंट्स एक दिन की यूसेज पता लगी तो आप पूरे साल की भी निकाल सकते हो, ठीक है. अब आपको पता लग गया कि आपकी पूरी फैमिली एक साल में कितना पानी यूज़ करती है, तो सोच के देखो कि आपका जो टाउन है, आपकी सिटी, आपका विलेज, आपका स्टेट, आपका कंट्री, आपका वर्ल्ड कितना सारा पानी यूज़ करता होगा ना एक दिन के अंदर. और भी ज़्यादा अगर आप बड़ी पिक्चर पे देखो तो पूरे साल में कितना पानी यूज़ करता होगा, ठीक है. सो मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे. मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. You may use a mug, glass, water bucket, okay, or any other container to measure the amount of water used. ठीक है कि आपने कितना पानी यूज़ किया, इसको मेजर करने के लिए आप कोई मग का यूज़ कर सकते हो, किसी वाटर बॉटल का यूज़ कर सकते हो, कोई बकेट का यूज़ कर सकते हो. तो डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ करके मेजर कर सकते हो कि आपने कितना वाटर यूज़ किया है. और अगर आपने अपना निकाल दिया तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का भी निकाल सकते हो ना, ठीक है. तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज़ कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ you now have a rough idea as to how much water your family uses in a day, right? आपको rough idea हो चुका है. Can you estimate the amount of water used by you for personal cleanliness in a day? अब आप अपने पर्सनल हाइजीन पे कितना पानी खर्च करते हो वो भी आप एस्टिमेट कर सकते हो इससे, ठीक है. जैसे आपने ब्रशिंग किया, नहाए आप, तो इन सब में कितना पानी लगा, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर. पूरे साल में आपकी फैमिली को कितना पानी चाहिए होगा आप ये भी बता सकते हैं. नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स बाय योर फैमिली, ठीक है, ऑफ योर फैमिली, राइट स्टूडेंट्स. अब आपकी फैमिली एक साल में कितना पानी खर्च कर रही है वो तो हमें पता लग गया, लेकिन आपकी फैमिली का एक पर्सन कितना खर्च कर रहा है, आपकी टोटल फैमिली के अंदर कितने मेम्बर्स हैं.
सपोज आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो आप जितना भी आपने पानी आपकी फैमिली ने पूरे साल में पानी यूज़ किया उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो आप बता सकते हो कि आपकी फैमिली के अंदर एक मेंबर पूरे साल में कितना पानी यूज़ कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर. राइट. नाउ we use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. Everybody eat these things na to survive, to have the nourishment, to energy to do work. We eat na, and when we are eating we must think in our mind कि ये सब चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो उग कैसे रही हैं. वाटर की वजह से ना, सॉइल भी है, उसके अंदर सीड्स भी है, लेकिन अगर वाटर नहीं हो तो क्या ये चीज़ें उगेंगी? नो. तो ये जो भी आप चीज़ें खाते हैं डेली बेसिस पे, उनको भी उगाने में, ग्रो करने में कौन हेल्प कर रहा है? वाटर. विदाउट वाटर ये सब नहीं खाने को मिलेगा आपको. ठीक है. सो वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स. जो हम पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉटन पहन रहे हो, जूट पहन रहे हो, ये सब प्लांट फाइबर्स है ना, जिससे आप क्या बना रहे हैं? कॉटन का फैब्रिक बना रहे हो, जूट का फैब्रिक बना रहे हो, जो आप डेली बेसिस पे पहनते हो. तो वो फाइबर भी कहाँ से मिल रहे हैं आपको? प्लांट से मिल रहे हैं. अब प्लांट्स कोई हवा में तो फाइबर बना नहीं रहे, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होता है? वाटर भी तो चाहिए होता है ना. सॉइल को आप वाटर देते हैं तभी फोटोसिंथेसिस होता है ना, नहीं तो सॉइल अगर ड्राई हो जाएगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? उस सॉइल से जो वाटर है वो उसकी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा. तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ water is used in industries for producing almost all the things that we use. कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी इंडस्ट्री का, उसके अंदर वाटर यूज़ होता है. ठीक है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियरली. Whatever you are using from any kind of industry, water is used there. Right students? So we need water not only for our daily activities but also for producing so many things. Okay? अलग अलग चीज़ों को उगाने में, प्रोड्यूस करने में भी हम वाटर का यूज़ लेते हैं. डायरेक्टली ले, इनडायरेक्टली ले, बट लेते हैं हम. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब हमें पानी मिलता कहाँ से है? नाउ सम स्टूडेंट्स विल थिंक इन देयर माइंड कि हमारे घर में तो टैप से पानी आता है. कुछ बोलेंगे कि मेरे मम्मा जाते हैं ट्यूबवेल से पानी लेके आते हैं. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी तो जाती है सामने और वहाँ से हैंडपम्प से वो बकेट भरते हैं पानी की और फिर लेके आते हैं. कुछ लोग के घर पे आरओज़ भी हैं, या फॉर एग्जांपल टैप से आ रहा है, मतलब कोई भी सोर्स हो. कई लोग पॉन्ड से सीधा लेके आ रहे हैं, कई लोग रिवर से सीधा लेके आ रहे हैं. तो हमारे घरों में कहाँ से पानी आता है? अलग अलग तरीक़ों से आता है. ठीक है. हैव अ लुक स्टूडेंट्स. वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंडपम्प. अलग अलग तरीक़ों से हम पानी को लेते हैं, ड्रॉ करते हैं. ठीक है. वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. देखो, आपको टैप से भी मिल रहा है, आप किसी पॉन्ड से भी लेके आ रहे हो, कोई पाइपलाइन जा रही है जहाँ पे आपके घरों में पानी पहुँच रहा है. ठीक है. तो बेसिकली हम अलग अलग तरीके से पानी लेके तो आ रहे हैं, बट इवेंचुअली वो पानी कहाँ से आ रहा है? सोचो. कहीं से भी आपके घर में पानी आए, बट आपका पानी आ कहाँ से रहा है? रिवर से, पॉन्ड से. ठीक है. इन सब चीज़ों से. So each of us may be getting water into our homes in a different ways. अलग अलग तरीक़ों से पानी आता है. All of us get water from the same source. चाहे अलग अलग तरीक़ों से पानी आए, लेकिन जो सोर्स होगा ना वाटर आने का, वो रहेगा सेम. Such as ponds, lakes, rivers and wells. ठीक है. यही वो सोर्सेज रहेंगे, वेल, रिवर, पॉन्ड एंड लेक. ओके. जहाँ से आपको वाटर मिलेगा. These are the sources of water from where we get water from. नाउ स्टूडेंट्स, दिस अर्थ, ये हमारी अर्थ है ना, हम इसमें रहते हैं ना. कहाँ रहते हैं हम इसमें? इधर इधर रहते हैं ना शायद. ये वाला है ना हमारा अर्थ, दिख रहा है ना यहाँ पे. दिस इज़ आवर अर्थ स्टूडेंट. ओके. हमारे अर्थ के अंदर स्टूडेंट्स अबाउट 2/3 जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है. मतलब अगर हमारी अर्थ के अंदर 100 की चीज़ है तो उसमें अबाउट 66 पॉइंट समथिंग % वाटर है सिंपली. ठीक है. कितना ज़्यादा पानी है, सोच के देखो. ठीक है. मगर फिर भी हम बोलते रहते हैं कि पानी कम है, पानी कम है, पानी कम है. वाई? क्यों? बताओ. क्योंकि ज़्यादातर जो ये पानी है जो हमारी अर्थ के अंदर है वो ओशंस में होता है, और ओशंस का वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि वो वाटर सेलाइन होता है, सॉल्टी होता है. ठीक है.
तो हम इसीलिए बोलते हैं कि पानी तो है बट पानी नहीं है, ठीक है। हैव अ लुक स्टूडेंट्स, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, इतना सारा पानी है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियंस एंड सीज, ठीक है। ज़्यादातर जो ये पानी है कहाँ पे पाया जाता है, समुद्रों में और महासागरों में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द वाटर इन द ओशियंस एंड सी हैज़ मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, उनके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, इसीलिए जो वो वाटर होता है कहाँ का बच्चों, जो ओशंस में पाया जाता है वो कौन सा नेचर का होता है, सलाइन नेचर का होता है, सॉल्टी होता है वो, ठीक है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो हमारी कोई भी नीड होगी ना, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रॉप्स उगाने से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रिंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पसेस के रिलेटेड हो, हम अपनी उन नीड्स को इनके थ्रू फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाटर का नेचर ही क्या है, सेलाइन नेचर है। और सेलाइन नेचर होने के कारण क्या है कि हम इन चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि पानी कम है। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम रिम ऑफ द एशियंट मैरिनर, एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है रिम ऑफ द एशियंट मैरिनर, ठीक है, written by S.T. Coleridge in 1798, जिसको इन्होंने लिखा है। अब क्या है वो पोएम, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, हर जगह पानी है, पानी पानी है, फिर भी पीने को पानी नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा पोएम है जो कि सच भी है काफ़ी हद तक, तो ये बहुत ही फेमस है जो इस पूरी कंडीशन को दिखाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ oceans play an important role in supplying the water that we use. After all, the water that we use is not salty. Many of us live in the places far away from the oceans. Does the water supply in these places also depend on the ocean? ये क्या है, क्या बोला मैंने अभी, ध्यान दो। अभी हम क्या बोले हैं कि ओशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे को पानी पहुंचाने में, बट एट द सेम टाइम हम बोल रहे हैं कि ओशंस का वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप ओशंस का पानी यूज़ नहीं कर रहे और ओशंस के कारण अगर आपको पानी मिल रहा है, तो जो हम पानी पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो सॉल्टी तो है नहीं, तो मतलब वो पानी ओशन का नहीं है, तो हम ओशंस को यूज़ कैसे कर रहे हैं पानी लेने के लिए, सोचो अपने माइंड में। और सेकेंड, अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि ओशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमें वाटर सप्लाई करने के लिए डेली बेसिस पे, तो फिर हमारे घरों के आसपास ज़रूरी तो नहीं कि साथ में ओशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर लिविंग इन राजस्थान, तो राजस्थान के आसपास तो कोई ओशन नहीं है, तो तब हमें पानी कैसे मिल रहा है, ओशंस है नहीं, हम कोई नमकीन पानी पी नहीं रहे, तो हमें ओशन कैसे प्रोवाइड करा पा रहे हैं, पानी कैसे सप्लाई करा पा रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या हमारे पीने वाला पानी भी ओशंस पे डिपेंड करता है, कि वो अगर हम तक पहुँचेगा तो वो ओशन के कारण पहुँचेगा। यस स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। चाहे हम ओशन वाटर को यूज़ ना करें डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली ओशंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें पानी दिलाने में, हमारे को वाटर सप्लाई कराने में, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ काम में आती है, दैट इज़ वाटर साइकिल। एक वाटर का साइकिल चलता है थ्रू आउट हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा, वहाँ पे कंडेंस होगा और यहाँ पे वो रेन करेगा, ठीक है। अभी ये चीज़ समझ तो आ नहीं रही होगी, धीरे धीरे सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। हैव अ लुक स्टूडेंट्स, हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। अब ओशन का पानी पॉन्ड्स तक, लेक्स तक, रिवर तक, वेल्स तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। और अगर पहुंचता भी है तो वो तो सॉल्टी है ना, वो तो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हम। तो हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सेलाइन एनीमोर, यही चीज़ तो मैंने अभी बोली है, अगर आ भी गया कैसे ना कैसे तो वो सेलाइन क्यों नहीं है। दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। अब यहाँ पे क्या आता है, वाटर साइकिल, ठीक है, एक ऐसा साइकिल जो हमें वाटर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हमारी हेल्प कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, व्हाट इज दैट, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, कि वाटर एकदम से गायब हो गया। आपने देखा होगा कि आपने हल्का सा पोछा लगाया है अपने घर के अंदर और समझ में क्या हो रहा है कि वो 5-7 मिनट में खुद ही ड्राई हो गया, तो वो वाटर कहाँ गया, वो गीला, आपने वेट क्लोथ से पोछा लगाया था बट वो ग्राउंड अभी फ्लोर तो गीला था ना, तो पानी कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर आप याद करो, आपने कपड़े धोए, उसको धूप में सुखाया, ठीक है, वो बहुत गीले थे,
मगर आप शाम तक जाके देखते हो कोई गीले नहीं होते, बिल्कुल सूख चुके होते हैं। तो मतलब पानी जाता कहाँ है, कहाँ गायब हो जाता है? यहाँ पे आता है इवेपोरेशन। पानी कहाँ जाता है? इवेपोरेट होके ऊपर हवा में, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, हैव अ लुक। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? अगर आपने गलती से पानी स्पिल कर दिया है ग्राउंड पे, तो वो खुद ब खुद अपने आप ही थोड़े टाइम के अंदर ड्राई हो जाता है। मतलब गया कहाँ वो? ठीक है। The water seems to disappear. Similarly, the water disappears from wet clothes as they dry up. ठीक है, यही हमने बात करी है अभी. Waters from wet roads, rooftops and a few other places also disappears after the rains. बारिश होने के बाद जब आप देखते हैं कि आपकी बिल्डिंग गीली है, आपके रोड्स गीली हैं, हर जगह पानी है, बट फिर भी थोड़े टाइम के बाद वो पानी गायब हो जाता है. कहाँ जाता है ये पानी? ये पानी इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है, देखिए, हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर्स. तो यहाँ पे वाटर को इवेपोरेट कराने में, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीटिंग. अगर पानी को थोड़ा सा गर्म चीज़ मिलेगी या थोड़ा सा गर्मी मिलेगी तो वो क्या करता है? इवेपोरेट कर जाता है. स्टूडेंट्स, अब यही वो रीज़न होता है कि जब आप चिपचिपे से मौसम होते हैं ना, ह्यूमिड क्लाइमेट होती है जब, तो हमें पसीना क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी से हमारे को स्वेट ग्लैंड्स निकल रहे हैं, स्वेट निकल रही है, बट एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना पानी है कि वाटर इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वजह से जनरली आपको पसीना आता है और वो ड्राई भी नहीं होता ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर. ठीक है, सो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हीटिंग. ठीक है, तभी धूप में कपड़े सूखते हैं. ठीक है, और जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं विंटर्स की, तो पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा फैन चलाते हो ना, थोड़ा वो हवा सर्कुलेट होगी, थोड़ा हीट प्रोड्यूस होगी, तभी वो पानी सूखेगा. ठीक है. However, we have seen that water changes into its vapors also from the fields, roads, rooftop and other land areas. और हमने ये भी देखा हुआ है कि पानी हर जगह से अपने आप क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर. ठीक है, तो ये क्यों है? सनलाइट के कारण, क्योंकि सनलाइट से उसको हीट मिल रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्टिविटी 2 हम करने वाले हैं. Take two similar plates, place one of the plates in the sunlight and keep the other under shade. आपको 2 प्लेट लेनी है, उसको एक को आपको धूप में रखना है, एक को आपको छाया में रखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ pour equal amount of the water in each of the plates. You can use a cap of the bottle to measure water. आप अपने वाटर का जो कैप होता है ना, वाटर बॉटल का ढक्कन जो होता है, उसके अंदर डाल के पानी दोनों प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दो. ठीक है, और उनमें से एक को आप रख दो धूप में और एक को आप रख दो छाया के अंदर, शेड्स के अंदर. ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? मेक श्योर दैट द वाटर डजंट स्पिल ओवर, कि पानी बिखरे नहीं, ताकि उससे हमें पता लग जाएगी पानी इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. हर 15 मिनट में आप जाके देखो, क्या आपको पता चलेगा कौन सी वाटर कंटेंट, कौन सी प्लेट में पानी जल्दी ड्राई होगा, जल्दी डिसअपेयर होगा. डज द वाटर सीम्स टू डिसअपेयर, क्या वाटर डिसअपेयर हो रहा है? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपेयर्स फर्स्ट, कौन सी प्लेट से पानी जल्दी डिसअपेयर हो रहा है? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे उसको हीट ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि गर्मी है वहाँ पे, तो हीटिंग क्या कर रहा है? वाटर को वेपर में चेंज कर रहा है फास्ट. ठीक है, तो जहाँ पे जल्दी वाटर डिसअपेयर होगा, कहाँ पे? जहाँ पे सनलाइट है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन? कैसे इवेपोरेट हुआ सनलाइट के अंदर? क्योंकि सोर्स क्या था? सन. सन क्या दे रहा था? हीटिंग दे रहा था, और हीटिंग के कारण जल्दी से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुए. ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स. अब ये वो चीज़ है जहाँ से ओशंस हमें वाटर सप्लाई करते हैं. कैसे? ओशंस का जो पानी होता है वो हर वक्त कहाँ रहता है? सन के नीचे, मतलब सन उन सब पे पड़ रहा है. तो सनलाइट क्या करती है? उस वाटर को हीट अप करती है, गर्म करती है उनको, और वो पानी जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है. इवेपोरेशन होती है पानी की, किस में से? ओशंस में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक में, इन सब जगह के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि हमें पता है ओशंस के पास बहुत सारा पानी है, तो ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा. ठीक है, तो ओशंस इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट. इन सब में भी आपको सनलाइट मिलती है. ठीक है,
As a result, the water from all these places continuously changes into vapor. इसी वजह से इन सब जगह के अंदर वाटर हमेशा और कॉन्टिन्यूसली वेपर्स में चेंज होता रहता है, ठीक है. However, the salts dissolved in the water are left behind. जबकि जो नमक होता है ना वाटर के, अब बोलोगे ओशंस के अंदर सॉल्ट भी तो डिसअपेयर हो रहा है, नहीं, सॉल्ट वहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर ही वेपर्स में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट पीछे रह जाता है, ठीक है. सो अब देखो आप ये वाला वो एक्टिविटी जो आपने की थी, यहाँ पे आपने एक शेड के अंदर रखी हुई है प्लेट वाटर के साथ, यहाँ पे आपने सनलाइट में रखी हुई है, तो ये वाली जो प्लेट का वाटर है वो जल्दी डिसअपेयर हो रहा है जो सनलाइट के नीचे है बिल्कुल. नाउ स्टूडेंट्स, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. तभी अगर आप कोई वाटर की बकेट जिसमें पानी आपने पूरा भरा हो उसको आप सनलाइट में रखोगे तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होती. तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे इवेपोरेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. So that is why we rarely notice any loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation takes place faster. Okay? जब आप धूप के अंदर कोई चीज़ रखते हो तो वो जल्दी ड्राई होती है, जल्दी इवेपोरेशन होती है. उसके ऊपर भी अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि वाटर को आप बॉईल कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होता है ना, बिकॉज हीटिंग के कारण जितना ज़्यादा कोई चीज़ हीट होगी उतनी ज़्यादा evaporation fast होगी, ठीक है स्टूडेंट्स. So on heating water on a burner, its evaporation takes place even faster. उससे भी ज़्यादा जल्दी वो evaporate होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. Now loss of water by plants. अब आप बोलोगे plants कैसे water lose करते हैं? स्टूडेंट्स, plants भी water lose करते हैं by the process of transpiration. अब जनरली आप देखते हैं ना, अगर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर देखोगे तो लीव्स के ऊपर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वाटर की, वो वाटर का लॉस ही होता है जो प्लांट्स के थ्रू होता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स. तो जैसे वाटर सराउंडिंग्स के अंदर इवेपोरेट हो रहा है वैसे ही वाटर इवेपोरेट भी होता है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स लूज भी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. हैव अ लुक. Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of it in different parts. जब किसी प्लांट को वाटर मिलता है तो वो उसका कुछ पोर्शन को खाना बनाने में, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने में यूज़ करते हैं, और कुछ पानी वो अपने अंदर अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर रिटेन रखते हैं, रिटेंशन होता है उस पानी का वहाँ पे, मतलब वहीं पे स्टोर रखते हैं, ठीक है. Remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. जो बाकी पानी बच जाता है उसको प्लांट्स लॉस कर देते हैं, कहाँ पे, एयर के अंदर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में. किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स. सो वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. तो हमारी एयर के अंदर जो वाटर्स वेपर्स के रूप में उसको मिलते हैं वो किस किस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं? एक तो इवेपोरेशन जो ओशंस, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स के अंदर हो रहे हैं, और ट्रांसपिरेशन जो पानी दे रहा है हमें प्लांट, वाटर लूज कर रहा है ना प्लांट, उस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन और ओशंस वगैरह के थ्रू. तो वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट को कौन देता है? ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, ठीक है. इज इट लॉस्ट फॉर एवर? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी. अभी तक तो हमने क्या बात की? इवेपोरेशन की, ट्रांसपिरेशन की, फिर भी हम कह रहे हैं वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई. तो अगर हमारी अर्थ से पानी लॉस ही हो रहा है उसका, तो फिर पानी मिल कहाँ से रहा है हमें? क्या हम सिर्फ लॉस ही करते हैं? नो स्टूडेंट्स, हम पानी एक्वायर भी करते हैं. रेनिंग, हेल, स्नो, ये कुछ वर्ड्स हैं ना जो वाटर सप्लाई के वर्ड्स हैं, ठीक है. तो इस तरह से हमें जैसे पानी का लॉस होता है वैसे हमें पानी का गेन भी होता है, ठीक है. सो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? बादल कैसे बनते हैं? अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं, एक्टिविटी 3. अब इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यू हैव टू टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर. ओके, नाउ you have to put some ice cubes in it. Okay, and when you are putting some ice cubes in it, you generally observe that there are water surrounded by that glass, water droplets. अब ये है क्या? ठीक है, have a look students. Take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. किसी कपड़े से उसको साफ कर दो बाहर से, ताकि आपको ये ना लगे कि पानी ऑलरेडी था उसके अंदर. Add some ice into the water. ठीक है, wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the outer surface of water. अब पानी के आउटर सरफेस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं? उसके अंदर बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना, ठीक है.
सो फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास. अब कहाँ से आते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. इसका मतलब ये है कि जो आइस होती है वो ग्लास के अंदर, वो क्या करती है, उस ग्लास के आसपास की हवा को बहुत ठंडा कर देती है. और जब वो उसके आसपास की हवा को ठंडा कर देती है तो उसके अंदर की जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो वेपर्स के फॉर्म में कहाँ आ जाते हैं? उस ग्लास के आसपास, उसके सराउंडिंग्स के अंदर. यही यहाँ पे लिखा है कि जो ग्लास के अंदर का कोल्ड सरफेस होता है जिसके अंदर वाटर होती है आइस के साथ एडेड, ठीक है, वो आसपास की हवा को कूल कर देती है और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं कहाँ पे? ग्लास के सरफेस के ऊपर. तो बेसिकली कंडेंसेशन किसके साथ एसोसिएटेड है? कूलर एयर के साथ, कि जैसे जैसे हवा ठंडी होगी चीज़ें कंडेंस होती जाएंगी. तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम जाते जाते हैं ऊपर हमारी हाइट पे, जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ती है हमारी अर्थ की उतना ज़्यादा वहाँ की एयर कूल होती जाती है. तो जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वैसे वैसे वो कूल होती जाती है. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो कंडेंसेशन का प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि वाटर को वापस लेके आता है अर्थ के ऊपर. ठीक है. और इसी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर बैक आता है और पूरा वाटर साइकिल कंप्लीट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर. जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पे ठंड बढ़ती जाएगी, कूल होता जाएगा एयर. ठीक है. सो व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर. जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती जाती है. ठीक है. सो एट सफिशिएंट हाइट, अब अगर आपने इतनी अच्छी हाइट ले ली है, ठीक है, तो वहाँ पे एयर क्या करती है, इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि वो कंडेंस हो जाती है. उसके अंदर के जो वाटर वेपर्स होते हैं ना वो कंडेंस हो जाते हैं और वो छोटे छोटे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है वो हवा. अब वो छोटे छोटे जो हवा के टुकड़े होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना बहुत छोटी छोटी, वही हवा में फ्लोट करती हुई हमें क्लाउड्स के फॉर्म में नजर आती है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो एट सफिशिएंट हाइट्स द एयर बिकम्स सो कोल्ड. हवा इतनी ठंडी हो जाती है that the water vapors present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. कि उन वेपर्स के अंदर का जो पानी होता है वो कंडेंस होके क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर्स टू अस एज क्लाउड्स. अब यही वो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं जो हवा में फ्लोट करती हुई हमें बादलों के रूप में नजर आती हैं, क्लाउड्स के फॉर्म में. ये क्या है, ये वाटर की छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स हैं जो हवा में फ्लोट कर रही हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इट सो हैपेंस दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज्ड ड्रॉप्स ऑफ वाटर. अब एक बूंद अगर आप पानी देख रहे हो उसमें बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं. वो इतनी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स बन के एक ड्रॉप ऑफ वाटर बनती हैं. ठीक है. सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल. अब कुछ ड्रॉप्स इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो अपना वेट नहीं कैरी कर सकती और इस वजह से वो गिरनी शुरू हो जाती हैं. और जैसे जैसे वो ड्रॉप्स गिरती हैं उसी को आप क्या बोलते हो, रेनफॉल कहते हो. ठीक है. सो दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन. इसी को हम क्या बोलते हैं, रेन. सो इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल एंड स्नो. ठीक है. कई बार जो ओस होती है आपको स्नो दिखती है, गड़े होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं स्पेशल कंडीशंस का नतीजा होते हैं. ठीक है. Does water in the form of vapors goes into air by evaporation and transpiration. अब वो लॉस कैसे हुआ, ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन के थ्रू हमारी अर्थ से वो इन फॉर्म में गया और वापस कैसे आया, हेल स्नो वाटर के फॉर्म में. ठीक है. जो कि किसके कारण हुआ, कंडेंसेशन के कारण. ठीक है. And then comes back to the ground as rain, hail or snow. So students, back to the oceans. अब ये पानी जो आपने पूरा अपने अर्थ को मिला, अब ये वापस से कहाँ जाता है, ओशंस में आ जाता है. कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सीधा बारिश हो रही है, वो ओशंस के अंदर भी हो रही है, हर जगह हो रही है ना बारिश. तो ठीक है. तो
अब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कहीं पे बारिश हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से जाके रिवर में मिक्स होगी, और रिवर कहीं ना कहीं जाके कहाँ पे मिक्स होगा, ओशंस में मिक्स होगा, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो पानी भी जनरली हम कहाँ देखते हैं, ओशंस की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली जितने भी पानी होते हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं, ठीक है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर। अब जो माउंटेन्स होती हैं वहाँ की स्नो किस में मेल्ट होगी, वाटर में मेल्ट होगी। अब ये वाटर क्या होगा, ये फ्लो करेगा माउंटेन्स के अंदर इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। रिवर की फॉर्म में माउंटेन से फ्लो करता हुआ ये कहाँ जाएगा, इवेंचुअली किसी ओशन के अंदर। Some of the water that falls on the land as rain also forms in the form of rivers and streams. अब जो पानी आप रेन के रूप में देखते हैं तो वो भी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के साथ बहता हुआ चला जाता है, ठीक है। Now students, most of the river cover long distances on land and ultimately fall into a sea or an ocean. ठीक है, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो रिवर्स होती हैं, कोई भी स्ट्रीम होती है, इवेंचुअली कहाँ मीट करती हैं, कहाँ फॉल करती हैं, ओशंस में। तो अल्टीमेटली जो भी आपका पानी है वो कहाँ चला गया है, वापस से ओशंस में। और अब यही ओशंस होते हैं जो हमें पानी सप्लाई करते हैं। रेन हमें किसके थ्रू मिल रही है, इवेपोरेशन, जो कि कौन कर रहा है, ओशंस कर रहे हैं। तो वो रेन के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी कर रहे हैं। उसके कारण जो रिवर्स हैं वो ड्राई नहीं हो रही हैं, सूखने नहीं है, ग्राउंड वाटर का पानी पड़ा है उसके अंदर। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिस वजह से ओशन वाटर हमें हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। ऑब्वियसली वो अगर हर जगह गिर रहा है तो उसके अंदर लेक पॉन्ड में भी गिरेगा, तो उसके कारण वो भर जाती हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू बी डिसअपियर इन द सॉइल। कुछ पानी जो ग्राउंड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्वियसली वाटर एवेपोरेट हो जाता है, जो रेन की फॉर्म में भी गिरता है तो वो क्या करता है, सॉइल वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पानी गायब हो जाता है क्योंकि वो सॉइल ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and then transpiration. अब कुछ एक यही पानी भी इवेपोरेट होगा और इस पानी का भी ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। The rest seeps into the ground, और बाकी सारा ग्राउंड बाहर के लिए जाता है। Most of this water becomes available to us as ground water. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स ये पानी जो हम यूज़ करते हैं किसके थ्रू यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर के थ्रू। जो हम ग्राउंड वाटर लेते हैं ना, यूज़ करते हैं पीने के लिए, वो ग्राउंड वाटर ही हम यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। जितनी भी लेक्स हम देखते हैं उनका भी सोर्स क्या है, ग्राउंड वाटर ही है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पम्प और अ ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल और हैंड पम्प भी हमें पानी दे रहे हैं, तो वो किसके थ्रू दे रहे हैं, उनसे पानी आ कहाँ से रहा है, किसी ग्राउंड वाटर से आ रहा है। ग्राउंड वाटर ही ट्यूबवेल और हैंड पम्प को पानी दे रहा है, जो कि अल्टीमेटली आपको पानी दे रहे हैं, ठीक है। So the more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. जितना ज़्यादा आप ट्यूबवेल को यूज़ करोगे, हैंड पम्प को यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर ख़त्म होता जाएगा, तो उतना ज़्यादा आपको डग करना पड़ेगा ग्राउंड को ताकि आपको पानी मिल सके, उतना ही ज़्यादा वो पानी ख़त्म होता चला जाएगा, ठीक है। सो द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज़ वर्सम। इसी वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर ख़त्म होता जा रहा है, तो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक है। तो इसको कम यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स। वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, हेल और स्नो गोज बैक टू द ओशंस। हमने ये पढ़ा है अभी तक। Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, return as hail, snow and finally goes back to the oceans. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है ना कि हम ओशन से पानी इवेपोरेट हुआ, फिर इवेपोरेट होके वो कंडेंस हुआ, फिर वो हेल स्नो के थ्रू कहाँ गया, वापस से ओशंस में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हैव अ लुक, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, कि वाटर एक साइकिल के जैसे मूव करता है। यहाँ से ओशन से पानी इवेपोरेट होके कंडेंस हुआ है, फिर कंडेंस होके रेन में कन्वर्ट हुआ, फिर रेन से वो रिवर में आया, रिवर से वो फर्दर फिर ओशन में चला गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहा ना साइकिल के फॉर्म में, मतलब जहाँ शुरू हुआ एंड भी वहीं पे हो गया, तो एक साइकिल बन गया ना। पहले कंडेंस, फिर रेनफॉल, फिर रेनफॉल से क्या हुआ, वाटर कलेक्ट हुआ रिवर्स में, फिर वो ओशन के अंदर गया, ओशन से पानी इवेपोरेट गया। तो ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल, ठीक है। This circulation of waters between ocean and land is continuous. Okay, ये continuous process है.
दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड। अब इसी साइकिल के कारण लैंड के अंदर जो सप्लाई होता है वाटर का वो प्रॉपर रहता है, और अगर ये सर्कुलेशन बिगड़ती है तो इससे जो सप्लाई है वो भी बिगड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें हमारी इन्वायरमेंट को एक बैलेंस्ड मेंटेन करके रखना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में, ताकि हर चीज़ प्रॉपर होती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वॉट इफ इट रेन्स हेविली, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में बारिश होगी, ठीक है। हमें पता है बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बारिश के कारण ग्राउंड लेवल वाटर भी इंक्रीज़ करता है, रिवर्स में भी भरता है पानी, बहुत सारी चीज़ें होती है। मगर क्या होगा जब बारिश बार बार आएगी, बहुत तेज़ आएगी और बहुत हैवी आएगी, उसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगी, आपकी क्रॉप्स पानी से भर जाएगी, फ्लड आने के कारण आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे खतरा हो सकता है सॉइल यहाँ पे अच्छी थी, वो वाटर उस सॉइल को बहा के कहीं और ले गया जहाँ पे प्लांट्स नहीं उग सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी वजह से रेनफॉल का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स अकर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, ठीक है। ज़्यादातर हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर मानसून्स में बारिश होती है, ठीक है। और जो ये बारिश होती है इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यूजुअली हम क्रॉप्स को भी तभी लगाते हैं जब मानसून्स चल रहे होते हैं, ठीक है। सो रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, बहुत गर्मी के दिनों में जब बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े एंड जलेबी, राइट। तो बट ये तो तब है जब नॉर्मल बारिश आए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बारिश आए तो क्या होता है, हमें डर लगता है ना यार, अब क्या होगा, अब बाहर कैसे निकलेंगे, बाढ़ आ गई है बाहर, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, काफ़ी सारी फसलों की जो खेती होती है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है कि मानसून कब आएंगे, कब हम फसलें लगाएंगे, ठीक है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, ज़्यादा बारिश आने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हेवी रेन्स मे लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। ज़्यादा बारिश आने के कारण इनका लेवल भी बढ़ेगा, इनका लेवल बढ़ेगा तो इवेंचुअली ये सड़कों पे आएंगी ना बह के। सो द वाटर मे देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स, इसी वजह से क्या आती हैं, बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर पानी फैल जाता है जिससे बाढ़ आती है। फ्लड्स ये है ना, देखो पानी भरा हुआ है कितना सारा, यहाँ पे पानी होना नहीं चाहिए ना, बट है ना, इसी को फ्लड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान दो, फ्लड आने के कारण कितना लाइफ को डैमेज है, ठीक है। चीज़ें बह रही हैं, प्रॉपर्टी, अब लोग भी बह के ना जाएं तो वो पेड़ पे बैठे हैं, कोई रूफ पे बैठा है, ये देखो एक बफेलो है, ये यहाँ पे बेचारी तैर मतलब डूबने को रेडी है ये, ठीक है। कईयों के हाउसेस भी अंदर फ्लड के जा रहे हैं, ठीक है। सो द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, कई बार क्या होता है कि इनके अंदर, पानी के अंदर ये चीज़ें डूब जाती हैं, ठीक है। फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये फ्लड्स के कारण हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लाइफ को, हमारे क्रॉप्स को, हमारे एनिमल्स को, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हैवी रेनफॉल ना हो, रेन हेवनली ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स, जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो पानी बह के आता है तो वो भी चले आते हैं। फिर कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे वाटर सूख गया, सपोज इवेपोरेट हो गया, तो वो तो बिना पानी के रह गए ना, तो फिर वो उस कंडीशन में मर जाते हैं, ठीक है। दे मे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन द लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसेट्स, ठीक है। तो क्या है, कई बार वो किसी जाल में फंस जाते हैं, या कई बार वो लैंड एरियाज में आके वैसे मर जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, अब सपोज कोई स्नेक था जो बिल बना के अंदर रह रहा था, तो उसके अंदर पानी चला गया, तो हाउ कैन ही ब्रीथ, जो सॉइल के अंदर जो रह रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादा खतरा होता है उनको भी, ठीक है। सो वॉट हैपन्स इफ़ इट डजेंट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर बहुत लंबे टाइम के लिए बारिश ना आए तो क्या होता है। अब जहाँ पे ज़्यादा बारिश आए तो बाढ़ आती है, वहीं पे अगर कम बारिश आए तो क्या होता है, सूखा, ड्रॉट, ठीक है। ध्यान दो, अगर बारिश बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं आई तो आप लोग वही ग्राउंड लेवल वाटर यूज़ करते रहोगे, ग्राउंड वाटर, उसको पानी मिल नहीं रहा लेकिन आप पानी यूज़ करते जा रहे हो, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। रिवर्स होंगे, पॉन्ड्स होंगी, लेक्स होंगी, ये सूख जाएंगी, क्यों, क्योंकि आप वाटर यूज़ तो कर रहे हो, इवेपोरेट तो हो रहा है बट उसमें वापस नहीं आ रहा, तो काफ़ी तो परमानेंटली सूख जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द सॉइल कॉन्टिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, अब सॉइल के अंदर वाटर लॉस तो हो रहा है बट उसके अंदर वाटर ऐड नहीं हो रहा, सॉइल वाटर ऑब्जर्व नहीं कर रही,
तो उसके कारण वाटर का अब्जॉर्प्शन ख़त्म होता जाता है और उसकी फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि उसके पास पानी नहीं बचा प्लांट्स को देने को, ठीक है। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, द सॉइल बिकम्स ड्राई, और इसी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, कई बार ये चीज़ें बहुत कम होने के बाद सूख जाती हैं, ठीक है। द ग्राउंड वाटर ऑल्सो बिकम स्कार, दिस मे लीड टू ड्रॉट। अब अगर आपका ग्राउंड लेवल भी बहुत नीचे चला गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, ड्रॉट आता है, सूखा पड़ जाता है, मतलब किसी के पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहता, ठीक है। और ये एक बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर, अगर सूखा पड़ गया तो क्रॉप्स को देने के लिए भी नहीं होगा पानी, ठीक है, चीज़ें उगेंगी भी नहीं, क्रॉप भी नहीं उगेगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि सॉइल आपकी ड्राई हो चुकी है, ऊपर से आप उसको पानी दे नहीं सकते क्योंकि पानी है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उगेंगी कैसे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लेवल आ जाता है जहाँ पे हम अपने फूड के लिए भी किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, जो कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाता उस सिचुएशन में, ठीक है। सो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो इधर तक तो हमने ये देख लिया कि वाटर हमें अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करा तो हमारे लिए ही डर है, क्योंकि अगर ड्रॉट आता है तो हमारी लाइफ भी डेंजर में जाती है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब हम रेन वाटर को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं ड्रॉट कंडीशंस की, कई बार कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हों, तो हमें तो ये है ना कि वाटर अगर कम अवेलेबल है तो हम वाटर को ध्यान से यूज़ करें ताकि वाटर अवेलेबल रहे हमारे लिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो बारिश होती है हम उसका पानी कंजर्व करके रखें, वो रेदर वैसे ही ड्राई अप ना हो, वैसे ही वो इवेपोरेट नहीं हो, हम उसके पानी को यूज़ करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विल नाउ लर्न हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने लोगों की डिमांड बढ़ रही है पानी के लिए। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। जनरली आप देखते हो बहुत बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर क्या होता है, लाइंस लगी होती हैं, क्यूज़ होती हैं जहाँ पे वो वाटर कलेक्ट करने जाते हैं। देखो यहाँ पे वाटर टैप, एक टैप वाटर आ रहा है ना टैप से, तो इतनी सारी लाइन लगी हुई है यूटेंसिल्स की और सब लोगों की यहाँ पे वाटर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारा पानी को यूज़ कर रही हैं, हम फूड बनाने के लिए बहुत सारे पानी को यूज़ कर रहे हैं, हम डेली एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम डेली बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करें, तो पानी यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन पानी इतना आ नहीं रहा है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रेन्स आती हैं उसके पानी को बचा के रखा जाए, कंजर्व करके रखा जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच वी हार्वेस्ट द रेन वाटर फॉर द फर्दर यूज़, ओके, फ्यूचर यूज़। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, ठीक है। सो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। तो इसमें से एक मेथड ये रहता है कि हम उसको बाद में यूज़ करने के लिए बचा के रखें, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी तो आएगा नहीं ना, तो जो आ रहा है उसी को बचा के रखें, ठीक है। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेन वाटर आ रहा है रूफ टॉप पे, यहाँ से एक टैप लगा हुआ है जो कि अल्टीमेटली इसको किसी स्टोरेज टैंक में डाल रहा है, ठीक है। सो बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहाँ पे पानी गिर रहा है वहीं पे उसको पकड़ लो, वहीं पे उसको बचा लो, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें रेन वाटर रूफ टॉप से कनेक्ट होकर पाइपलाइन के थ्रू स्टोरेज टैंक में जाता है, ठीक है। मगर इसकी एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि जैसे ही स्टोरेज टैंक में जाएगा तो इसके साथ रूफ टॉप के अंदर जितनी भी मिट्टी होगी वो भी अपने साथ बहा के लेके जाएगा, तो उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। फर्स्ट, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। This water may contain soil from the roof and need filtration before it is used. जो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की थी, जहाँ पे छत पे कोई पानी इकट्ठा करके पाइपलाइन के थ्रू स्टोरेज टैंक में डाला गया, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सॉइल भी साथ में लेके आएगा और इसके अंदर आपको फिल्ट्रेशन की नीड रहेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हो कि पाइपलाइन को सीधा स्टोरेज टैंक पे ना डाल के सीधा किसी पिट में डालो जहाँ पे वो ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है। So, instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground.
दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज एंड रीफिल द ग्राउंड वाटर, ठीक है, और ये डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को रिफिल कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater। अब अगर आप या तो किसी स्टोरेज टैंक में भी ना डाल रहे और ना ही आप किसी पिट में डाल रहे हो, तो एक आप ये काम कर सकते हो कि सीधा उस पाइपलाइन के थ्रू एक ऐसी जगह पे उसको भेजो जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड हो, जो रोड साइड के ऊपर जो ड्रेन्स बने होते हैं जहाँ पे ये पानी इकट्ठा कलेक्ट हो सके सब घरों का, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स होती हैं जिस वजह से आप पानी को बचा सकते हो। स्टूडेंट्स याद रखो, वाटर इज़ अ वेरी वेरी असेंशियल थिंग इन आवर लाइफ फॉर आवर सर्वाइवल। तो हम सबको वाटर को संभाल के रखना है, बचा के रखना है और उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। आई रियली होप कि वाटर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, लाइक वाटर साइकिल, evaporation, condensation, all these things are very much clear to you. Rainwater harvesting is clear to you. So do study at your home. We'll be meeting in our next class doing the questions and answers of this particular chapter. Have a nice day. Bye-bye.